दोस्तों, जब एक यूएस डिप्लोमेट ओपन माइक पे बोल दे तो वो गलती नहीं होती। वो पावर का स्लिप ऑफ टंग होता है। और बांग्लादेश के केस में स्लिप नहीं, स्क्रिप्ट बाहर आ गई। कल तक जो बात कॉन्स्पिरसी थी, आज वही अमेरिका की लैंग्वेज बन चुकी है। सवाल सिर्फ इतना है दोस्तों, झूठ तब बोला गया था या सच आज फिसल के बाहर आया है? पावर कॉरिडोर के लोग जब फिल्टर हटा के बोलने लग जाते हैं, समझ लो मैच अर्ली स्टेज में नहीं है दोस्तों। फाइनल ओवर्स चल रहे हैं और स्कोर ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है। अगर डेमोक्रेसी इतनी ही शुद्ध और पवित्र होती तो उसका ब्लूप्रिंट वॉशिंगटन में क्यों बनता और उसका खून ढाका की सड़कों पे क्यों गिरता? एक यूएस डिप्लोमेट खुद बोल रहा है स्टूडेंट लीडर्स फेल हो गए, यूनुस इज जीनियस, शेख हसीना को हटाना जरूरी था। दोस्तों, ये इंटरव्यू नहीं है, ये सिस्टम का कन्फेशन है। दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि ये वीडियो बांग्लादेश के बारे में है, तो आप पिक्चर का सिर्फ ट्रेलर देख रहे हो। बांग्लादेश तो सिर्फ एक मास्क है दोस्तों, असली फेस आगे आने वाला है। भारत। दोस्तों, हिस्ट्री एक बात क्लियर बोलती है, जब भारत चुप होता है तो दुनिया उसे कमजोर समझ लेती है। पर दोस्तों, बालाकोट से पहले भी बहुत ज्यादा शांति थी। वंदे मातरम दोस्तों, कैसे हैं आप? मैवरिक जियोपॉलिटिक्स के आज के सेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए हमें। हमें आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं दोस्तों। मैं थोड़ा एनालिटिक्स देख रहा था, आप वीडियोस तो देख रहे हैं बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम है। टेक्निकल कुछ ग्लिच है या पर्सनल कुछ हमसे प्रॉब्लम है? कुछ भी प्रॉब्लम है बताइए दोस्तों। चलिए, थोड़ी सी चर्चा आज करते हैं हमारे दूसरे प्यारे पड़ोसी बांग्लादेश के बारे में। एक एक्चुअली न्यूज लीक हुई है और ये कोई रैंडम लीक नहीं है दोस्तों। ये सिस्टम का पर्दा हटने के जैसा है। एक यूएस डिप्लोमेट ओपन माइक पे बिना फिल्टर के, बिना डिप्लोमेटिक लैंग्वेज के बोल रहा है कि बांग्लादेश में क्या गेम चल रहा है। और जब पावर कॉरिडोर के लोग ऐसा खुल के बोलने लग जाते हैं तो समझ लो मैच फाइनल ओवर्स में आ चुका है। अब कुछ लोग तुरंत बोलेंगे, अरे सर ये तो बिल्कुल नया खुलासा है और दिस इज समथिंग वी डोंट नो। मैं एक बात बोलता हूँ, ये कोई नया खुलासा नहीं है, सिर्फ रबर स्टैंप अब लगा है। ये बात हमें पहले से पता थी, लेकिन सिस्टम हमेशा बोलता था प्रूफ दिखाओ प्रूफ दिखाओ। अब प्रूफ भी आ गया। 8-9 पहले जब ट्रैक 2 डिस्कशंस चल रहे थे, क्लोज रूम्स में, बिना कैमरे के, बिना मीडिया के शोर के, वहां एक बहुत पॉइंट ब्लैंक सवाल पूछा गया था, बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उसमें अमेरिका का हाथ है क्या? और जवाब क्या मिला था? पूरा कॉन्फिडेंस, पूरा एरोगेंस, एब्सोल्युटली नॉट, जीरो इन्वॉल्वमेंट, हमारा दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। और आज आज वही अमेरिका का डिप्लोमेट ओपन माइक पे बैठ के बोल रहा है स्टूडेंट लीडर्स फेल हो गए, यूनुस इज जीनियस, शेख हसीना को हटाना जरूरी था। मतलब क्या हुआ दोस्तों? इस बात का मतलब क्या हुआ? कल तक जो कॉन्स्पिरसी थियरी थी आज वही ऑफिशियल नरेशन बन चुकी है। तो अब सवाल बहुत ही सिंपल है और इसका जवाब आपको खुद देना है। तब झूठ बोल रहे थे या आज सच फिसलते फिसलते बाहर आ गया? और अगर तब झूठ बोला गया था तो सोचिए और कौन से एब्सोल्युटली नॉट फ्यूचर में यस बनने वाले हैं। ऐसी और कितनी इनकी कितने इनके कर्मकांड बाहर आएंगे। ये पूरे चैट का जो अमेरिकन इसका था डिप्लोमेट का सबसे चिंताजनक और एक्सपोजिंग हिस्सा क्या था? रिजिम चेंज ओपनली डिस्कस हो रहा है। कोई कोड वर्ड्स नहीं, कोई डिप्लोमेटिक घुमाव नहीं, सीधा प्लेन इंग्लिश। वो खुद मान रहा है बिना किसी शर्म के, बिना किसी हेजिटेशन के, जो काम स्टूडेंट लीडर्स को करना था वो लोग फेल हो गए। और यूनुस ने वो कर दिया जो अमेरिका ने सोचा भी नहीं था कि इतनी स्मूथली सब काम हो जाएगा। अब इसको ध्यान से समझिए दोस्तों, मतलब क्या है? मतलब ये है कि गेम का ब्लूप्रिंट वॉशिंगटन में बना, एग्जीक्यूशन ग्राउंड पे हुआ। इसीलिए मैं बोल रहा हूं दोस्तों, स्क्रिप्ट अमेरिका ने लिखी, एक्टर्स स्टूडेंट थे, लेकिन डायरेक्टर यूनुस निकला, मोहम्मद यूजलेस, सॉरी यूनुस, सॉरी। अब यहां पे सबसे ज्यादा गुस्सा किस बात का आता है? वो आयरनी है, पूरे सिस्टम की आयरनी।
एक ही सांस में वो बोल रहा था शेख हसीना का ट्रायल एक फार्स था, और अगले ही पल बोलता है लेकिन डेथ सेंटेंस बिल्कुल जस्टिफाइड है। क्यों? अगर फार्स था तो जस्टिफाइड क्यों है डेथ सेंटेंस? आप ही खुद सोचिए दोस्तों। वर्डिक्ट कैसे आ सकता है अगर अगर ट्रायल ही फार्स था तो? और अगर वर्डिक्ट सही है तो ट्रायल फार्स कैसे हो गया? ये पता नहीं क्या लॉजिक है। अमेरिकन का माइट इज राइट, जो मैं बोलूंगा वही सही। यही तो है वेस्टर्न डबल स्टैंडर्ड। डेमोक्रेसी तब इन्हें याद आती है जब वोट उनके फेवर में हो। ह्यूमन राइट्स तब इंपॉर्टेंट होते हैं जब प्रॉफिट निकलता हो। इंटरनेशनल लॉ तब अप्लाई होता है जब वो खुद डॉक में ना खड़े हों। बाकी टाइम साइलेंस, जस्टिफिकेशन, सैनिटाइज स्टेटमेंट्स, व्हाट नॉट। और इसी वजह से दोस्तों, जब डेमोक्रेसी वेस्ट डेमोक्रेसी का लेक्चर देता है तो दुनिया सिर्फ सुनती नहीं, नोट भी करती है कि कहाँ पे पंक्चुएशन लगाना है। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट सवाल। जो लोग जानबूझकर इग्नोर कर रहे थे, जमात ही क्यों, बीएनपी क्यों नहीं, बांग्लादेशी नेशनल पार्टी क्यों नहीं, अगर सिर्फ डेमोक्रेसी का सवाल होता ना तो बीएनपी भी एक ऑप्शन होती। इलेक्शंस, ऑपोजिशन, ट्रांसफर ऑफ पावर, सब कुछ टेक्स्ट बुक के हिसाब से होता। लेकिन यहाँ डेमोक्रेसी ऑब्जेक्टिव थी ही नहीं। यूएस का अपना इंटरनल असेसमेंट क्या बोलता है, सुन लो। बीएनपी करप्ट है, बीएनपी पार्टीसन है, बीएनपी ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं है। अब यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। ये क्रिटिसिज्म नहीं है, ये प्लानिंग डॉक्यूमेंट है। मतलब उनको पता है बीएनपी आई भी तो सिस्टम को संभाल नहीं पाएगी। मतलब ये लोग सिस्टम में जानबूझ के बवाल मचवाएंगे जमात ए इस्लामी के थ्रू। और जब सिस्टम संभाल नहीं पाता तो क्या होता है? वैक्यूम क्रिएट होता है, केओस क्रिएट होता है। लोग स्ट्रॉन्ग अल्टरनेटिव ढूंढने लगेंगे। और इसीलिए प्लान बिल्कुल सीधा है। ध्यान से सुनिए, बीएनपी को आने दो। देखो हमने डेमोक्रेसी अलाउ की, ये यूनुस के थ्रू बता दिया जाएगा या जमात के थ्रू। सिस्टम को कोलैप्स होने दो, इकोनॉमी, लॉ एंड ऑर्डर, गवर्नेंस सब हिलने दो, केओस क्रिएट होने दो। लोग फ्रस्ट्रेट होंगे, डर जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। और फिर जमात को सोल्यूशन बना के लाया जाएगा, एक स्ट्रॉन्ग, ऑर्गेनाइज्ड, डिसिप्लिन और आइडियोलॉजिकल ऑप्शन के रूप में। और जब लोग थक जाते हैं तो वो पूछते नहीं है कि अ, सही क्या है गलत क्या है, वो सिर्फ ऑर्डर चाहते हैं। ऑर्डर यानी शांति। दोस्तों ये कोई नया एक्सपेरिमेंट भी नहीं है, ये टेस्टेड मॉडल है। तालिबान का देखिए, पहले केओस, फिर स्टेबिलिटी के नाम पर टेक ओवर। हमास, पहले फेलियर ऑफ गवर्नेंस, फिर रेजिस्टेंस नैरेटिव। सोमालिया, स्टेट कोलैप्स, फिर वॉर लॉर्ड्स, और फिर कंट्रोल बाय प्रॉक्सीज। इसीलिए दोस्तों याद रखिए, पहले केओस क्रिएट होना है, फिर कंट्रोल जस्टिफाइड होता है। और जमात इस पूरे गेम में एक्सट्रीमिस्ट पार्टी नहीं, फाइनल इंस्ट्रूमेंट है। और जब कोई पूछता है अरे जमात इतनी ओपनली कैसे आ रही है, तो जवाब सिंपल है दोस्तों, क्योंकि केओस ऑलरेडी प्रिपेयर की जा चुकी है। अब सीधा सवाल पूछता है कि ये सब भारत के अगेंस्ट ही क्यों हो रहा है? बांग्लादेश बहाना है, जमात इस्लामी एक टूल है, लेकिन असली टारगेट दोस्तों भारत है। और रीजन बहुत ही सिंपल, क्योंकि भारत अब वो भारत नहीं रहा जो 25-30 साल पहले था। आज का भारत ओबीडियंट नहीं है, जी हुजूरी नहीं करता, डिपेंडेंसी नहीं है, आईएमएफ वर्ल्ड बैंक के इंस्ट्रक्शंस पे नहीं चलता, इंटिमिडेट नहीं होता, उसे डर नहीं लगता, सैंक्शंस या स्टेटमेंट से डर जाने वाला वो भारत नहीं रहा। 7.3% ग्रोथ, फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी। जब पूरी दुनिया स्लो डाउन, रिसेशन और स्टैग्नेशन एंड इन्फ्लेशन की चपेट में है, तब भारत ग्रोथ की बात कर रहा है। मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट हो रही है, सप्लाई चेन्स डाइवर्सिफाई हो रहे हैं। चाइना प्लस वन नहीं, चाइना माइनस वन स्ट्रेटेजी दबी आवाज में चल रही है। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, ना भारत ईस्ट का गुलाम है ना वेस्ट का जूनियर पार्टनर। और इन सब में सबसे डेंजरस क्या? भारत अब चीन को भी आंखों में आंखें डाल के देख रहा है। ना ब्लिंक, ना एपोलॉजी, ना सबमिशन। और इसी मोमेंट पे सिस्टम का अलार्म बजा है। इसीलिए अचानक आईएमएफ का नैरेटिव बदल जाता है।
एआई रैंकिंग में भारत को डाउनग्रेड करने की कोशिश होती है। सुना ना आपने क्या हुआ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में? उसके बाद अश्विनी वैष्णव जी ने कस के एक तमाचा दिया। ट्रेड प्रेशर, टैरिफ थ्रेट, कंसर्न्स, कंसर्न्स निकाले जाते हैं। मैसेज ये होता है कि लाइन में रहो वरना कॉस्ट होगी। पर भारत का जवाब देखिए, जवाब स्पीचेस में नहीं, जवाब रिजल्ट्स में आया। एमओयू की बारिश हुई है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में। डेवोस हो या बायलैटरल मीट, इन्वेस्टर लाइन में खड़े हैं। इन्वेस्टमेंट कॉन्फिडेंस है। कैपिटल आइडियोलॉजी नहीं देखता, स्टेबिलिटी और रिटर्न्स दिखता है। जब दुनिया के सीईओ, पीएम, प्रेसिडेंट भारत को पार्टनर बोलने लगते हैं तो रैंकिंग खुद इरेलेवेंट हो जाता है। तुम दिखाओ ना, दिखाओ जो दिखाना तुमको रैंकिंग में। पॉवर्टी रैंकिंग में नीचे, ये रैंकिंग में नीचे, हंगर इंडेक्स में नीचे, दिखाओ जो तुमको इंडेक्स निकलना है दिखाओ। ये सब इंडेक्स इंडेक्स से दुनिया नहीं चलती है दोस्तों। इसको हटा के लात मारा है भारत ने। और भारत ने तो खुद की रैंकिंग का एक सिस्टम निकाला है। अगर आप चाहते हैं मैं उस पर बात करूं तो दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, आप मुझे बताइए कमेंट करके। आई विल मेक वन वीडियो ऑन दैट, बिकॉज दैट्स एन एक्सटेंसिव सेशन आई एम गोइंग टू हैव, इफ यू आर ओके। अगर आप चाहते हैं मैं उस पर वीडियो बताऊं, प्लीज बताइए। भारत आराम से सिस्टम को बाईपास कर रहा है, और यही बात सबसे ज्यादा खतरनाक लगती है उन लोगों को। भारत अब शोर नहीं मचा रहा है, भारत धमकी नहीं दे रहा है, भारत चुपचाप काम कर रहा है, भारत कुछ बोल ही नहीं रहा है। आप देखिए, मतलब मैं भी हैरान हूं, मोदी जी कुछ भी नहीं बोलते यार। ऐसा क्या है यार, जैसे सांप सांप सूंघ गया तुमको। मैं भी हैरान हूं, मतलब ये लोग तो हैरान है, मैं खुद हैरान हूं कि यार मोदी जी कुछ भी नहीं बोलते। अरे ट्रम्प बाबू को कुछ तो बोल दो यार, कुछ तो इज्जत रख लो उनकी, वो कुछ बोल के। पता नहीं, और भी बहुत सारा कांड होगा भारत में दोस्तों। लैंड रूट्स को चोक किया जाएगा, ट्रेड लेवरेज के रूप में इस्तेमाल होगा, वाटर ट्रीटीज रिविजिट होंगी, और नॉर्थ ईस्ट का सिक्योरिटी एयर टाइट करना पड़ेगा भारत को। चिकन नेक का देखिए, ज्योग्राफी जिसके पास होती है वो पावर पॉइंट नहीं दिखाता, वो ग्राउंड पे मूव्स दिखाता है। नॉर्थ ईस्ट में भारत का इन्फ्लुएंस 100-150 किलोमीटर अंदर तक जा चुका है। भारत अपनी तरफ से तैयारी कर रहा है, देखो अब क्या होता है, इलेक्शन का इंतजार है। एक बार इलेक्शन हो जाए तो पता चले, फिर भारत का शायद रिएक्शन आएगा कुछ। ये जो इतने हिंदू मारे हैं बांग्लादेशियों ने, देखते हैं, पता नहीं भारत डायरेक्ट बदला लेगा या क्या करेगा। आई डोंट नो। इस गवर्नमेंट का कोई सिग्नल नहीं मिलता, अचानक से हो जाता है। अब एक बात है जो ज्यादा लोग नोटिस शायद नहीं कर रहे हैं, या शायद जानबूझ के इग्नोर कर रहे हैं, वो है मुहाजिर रेजिमेंट का स्टेटमेंट। सिर्फ नाम, सिर्फ नाम सुन के आगे मत बढ़ जाना, इस नाम के अंदर पूरी सोच छुपी हुई है। सोचो जरा, बांग्लादेश में मुहाजिर, मुहाजिर यानी रेफ्यूजी। मुहाजिर का मतलब होता कौन है दोस्तों? जो भारत से पाकिस्तान गया था पार्टीशन के बाद, माइग्रेट करके, जो अपनी जमीन छोड़ के दूसरे मुल्क में बसा। अब सवाल सिंपल है, बांग्लादेश में मुहाजिर का कंसेप्ट आया ही क्यों? बांग्लादेश तो खुद 1971 में बना। वहां कौन माइग्रेट करके गया था भारत से? कौन से मुहाजिर भाई? इसका मतलब ये है दोस्तों, ये सिर्फ एक मिलिट्री यूनिट का नाम नहीं है, ये माइंडसेट का रिफ्लेक्शन है। नैरेटिव क्या है? तुम पूरा देश, तुम पूरे देश नहीं हो, तुम अपनी मर्जी से खड़े नहीं हुए, तुम एक प्रोजेक्ट हो। और जब किसी को प्रोजेक्ट माना जाता है, अब प्रोजेक्ट कौन? पाकिस्तान बांग्लादेश को बोल रहा है कि तुम एक प्रोजेक्ट हो भारत के अगेंस्ट। और जब किसी को प्रोजेक्ट माना जाता है दोस्तों, तो उसको कंट्रोल करना, उसको मैनिपुलेट करना, और जरूरत पड़े तो डिस्कार्ड करना, सब जस्टिफाइड हो जाता है। अब इसी नाम के साथ जो ग्राउंड रियलिटी है वो और ज्यादा डिस्टर्बिंग है। ट्रेनिंग कैंप्स बन रहे हैं लेकिन रैंडम जगह नहीं, हिंदू डोमिनेटेड एरियाज में। क्यों? क्योंकि वहां से इन्फिल्ट्रेशन का कवर मिलता है। लोग मूवमेंट, नेचुरल लगता है लोगों का मूवमेंट। बॉर्डर क्रॉस करना आसान होता है हिंदू डोमिनेटेड एरिया से। ये लोग बॉर्डर एरियाज में शोर नहीं मचाते, ये पुरानी स्ट्रेटेजी है इनकी। बॉर्डर्स पे शांति, और अंदर पूरा कलेश। रेस्ट एंड रिक्यूपरेशन जोन्स है, सेफ हाउसेस है, फेक आइडेंटिटीज है इनकी, लोकल पॉपुलेशन में घुल मिल जाना, और फिर जब मौका मिले अंदर घुस के डिस्टेबलाइज करो भारत को। दोस्तों ये कोई इमेजिनेशन नहीं है, ये प्रॉक्सी वॉर का टेक्स्ट बुक मॉडल है। एग्जैक्ट वही चीज जो पहले कश्मीर में ट्राई हुई, फिर मिडल ईस्ट में देखी गई, और अब ईस्टर्न फ्रंट पे टेस्ट की जा रही है भारत के।
इसीलिए मुहाजिर रेजिमेंट सिर्फ एक नाम नहीं है, ये एक सिग्नल है, एक वार्निंग है। एंड आई एम श्योर रॉ एंड आईबी और हमारे जो कॉम्पिटेंट जो एजेंसीज हैं, दे दे आर वर्किंग ऑन दिस। मैं तो एक आम आदमी हूँ यार, मुझे सब ये सब का चीज नहीं समझ में आता। मैं तो सिर्फ पढ़ रहा हूँ और एनालाइज कर रहा हूँ और आपके सामने रख रहा हूँ। बट दे आर मास्टर्स, दे आर सेविंग आवर कंट्री, दे आर द सेविंग ग्रेस। उनके बगैर हम कुछ भी नहीं है। आई एम श्योर दे आर रीडिंग दिस, ये जो मुहाजिर रेजिमेंट वाली जो बात है। और जो लोग इसको साइलेंटली लाइटली ले रहे हैं दोस्तों, वो या तो इतिहास नहीं जानते या फिर इतिहास रिपीट होते देखना चाहते हैं। अब भारत डिप्लोमेट्स की फैमिलीज को क्यों बांग्लादेश से रिटर्न ला रहे हैं? उसका दो मतलब हो सकता है। थ्रेट रियल है और एक्शन पॉसिबल है। और एक बात आप दोस्तों याद रखिए, भारत जब चुप होता है सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। बालाकोट से पहले भी भारत ने एक अजीब सी एक शांति बनाई रखी थी। साइलेंस इज इक्वल टू स्टॉर्म लोडिंग। तो दोस्तों ये लड़ाई बांग्लादेश की नहीं है, ये लड़ाई पाकिस्तान की भी नहीं है, ये लड़ाई भारत के राइज के अगेंस्ट है। और इसमें मोहरे आप समझेंगे, आई एम श्योर आपको पता ही है, मोहरे हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सारे आतंकी ग्रुप। और इनका टारगेट है भारत का स्ट्रेटेजिक फ्यूचर। और अगर भारत चीन को मैनेज कर ले, अमेरिका को थोड़ा सा बैलेंस कर ले, वी विल बी अनस्टॉपेबल। वी विल बी अनस्टॉपेबल। यहीं पर हम आज के सेशन का अंत करते हैं दोस्तों। मुझे लगा थोड़ा सा बांग्लादेश पे बात करें। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, भारत माता की जय।